हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका टीचर शिवम तिवारी। आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो नीट के रिस्पेक्ट से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ से गलती करते हैं, 90% गलती हो जाती है बच्चों से। अगर तुमने ये वीडियो पूरा लास्ट तक देख लिया, तुम 10% में आ जाओगे जो ये गलती नहीं करेंगे। राइट है। सो वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, इससे कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में करने वाले हो। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ही यही है कि कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझे। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपना बुक, अपना पेन, अपना दिमाग एकदम अच्छे से खोल के रखोगे। क्यों? क्योंकि लेक्चर थोड़ा हैवी हो सकता है। राइट है, क्योंकि सीखेंगे हम बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं कंप्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। एकदम फोकस रहना, एकदम अच्छे से सीट बेल्ट बांध लो, अच्छे से बैठ जाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक पढ़ाने से पहले ही मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे उसका आंसर मुझे कमेंट में बता देना कि अगर कोई मेरे पास एक एक्वेटिक प्लांट है और उस एक्वेटिक प्लांट पे मैं क्या कर रहा हूं, उस पर रेड लाइट डाल रहा हूं, तो उसका फोटोसिंथेटिक यील्ड कैसा होगा? इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? इसका आंसर तुम मुझे कमेंट में बताना। कोई चीटिंग नहीं करेगा, पॉज करके कमेंट में मुझे बता देना। राइट है, तब तक हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर उसके बाद तुमको मिल जाएगा। राइट, एकदम अच्छे से ध्यान से देखते रहना बच्चा। देखो, जैसे जैसे हमारे पास एक एक्वेटिक प्लांट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं एक्वेटिक प्लांट। ओके, एक्वेटिक प्लांट यानी कौन सा हुआ? फॉर एग्जांपल एल्गे हम ले सकते हैं। राइट है, एल्गे हो गया एक्वेटिक प्लांट। अब हम क्या करते हैं, ऐसे ही कुछ और, क्योंकि 2-3 केसेस हमको देखने हैं, तो 2-3 केसेस के लिए हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। क्या हो गया? एक्वेटिक प्लांट। यहाँ पे भी हम क्या ले लेते हैं? एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, 3 कंडीशन में तुमको इसको बताने वाला हूं। एक्वेटिक प्लांट में हम किसको ले रहे हैं बच्चा? एल्गे को कंसिडर कर लो, एल्गे। अब देखो, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, लाइट इंपैक्ट करेंगे, लाइट इसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे तीनों केसेस में। ठीक है, तीनों केसेस में लाइट ट्रांसफर करेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, ये हो जाएगा हमारे लिए सेकंड केस, और ये हो जाएगा हमारे लिए थर्ड केस। अब देखो, सिर्फ खाली जो मैं इसके ऊपर लाइट का सोर्स दे रहा हूं उसका नैनोमीटर में अलग अलग कर दूंगा। नैनोमीटर अलग करने से इसका फोटोसिंथेटिक यील्ड पे इफेक्ट पड़ जाएगा बच्चा। क्या क्या इफेक्ट होगा? देखो, सबका कुछ ना कुछ तो फोटोसिंथेसिस होने वाला है, और कुछ ना कुछ इसका फोटोसिंथेटिक यील्ड आने वाला है। फोटोसिंथेटिक यील्ड आने वाला है। और फोटोसिंथेटिक यील्ड क्या रहेगा वो हम यहाँ देखेंगे। इसका भी कुछ ना कुछ फोटोसिंथेटिक यील्ड आएगा। क्या रहेगा वो यहाँ देख लोगे। इसका भी कुछ फोटोसिंथेटिक यील्ड आएगा, वो भी क्या रहेगा तुम यहाँ पे देख लेना। राइट है, ये देखो बच्चा, इफ लेस देन 680 नैनोमीटर, याद रखो, लेस देन 680 नैनोमीटर अगर मैंने इस एक्वेटिक प्लांट को दिया, लेस देन 680 नैनोमीटर, तो उस टाइम पे कौन वर्क करता है बच्चा? वर्क कौन करेगा? ओनली PS2। PS2 मैंने PS1 PS2 दोनों सिस्टम पढ़ाया था, ये वर्क करेगा। ओनली PS2 वर्क करेगा। तो PS2 किस में आता है बच्चा? नॉन साइक्लिक में, और साइक्लिक में PS1 आते हैं। तो 680 नैनोमीटर लाइट दोगे तो PS2 काम करेगा, और वहां पे उसका फोटोसिंथेटिक यील्ड थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि नॉन साइक्लिक में थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा एनर्जी हमको गेन होती है। राइट, चलो आ जाते हैं दूसरे वाले केस में। मैंने यहाँ पे लेस देन 680 नैनोमीटर दिया। इस वाले केस में वापस तुम इसको क्या दे रहे हो बच्चा? लाइट सोर्स दे रहे हो, बट अब की बार मैं ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर की लाइट दे रहा हूं बच्चा। ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर की लाइट मतलब अप्रोक्सीमेट 680 से ज्यादा, यानी 700 के करीब। 700 के करीब आ जाओगे तो सर क्या हो जाएगा? कौन सी लाइट यहां पे आ रही है? रेड लाइट आ जाएगी। ठीक है, तो 700 पे कौन काम करेगा? सर यहां पे वर्किंग कौन करते हैं बच्चा? वर्किंग में कौन रहेगा? PS1। कौन रहेगा? PS1। अच्छा, PS1 वर्क करेगा तो यानी यहां पे कौन सा साइकिल चलने वाला है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलेगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलेगा। अब तुमको दिख रहा है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में तो सर यील्ड बहुत कम आते हैं, यानी इसका फोटोसिंथेटिक यील्ड क्या हो जाएगा बच्चा? कम आ जाएगा। देखो, ये वाली लाइट, अच्छा ये वाली लाइट फिर लेस देन 680 है तो फोटोसिंथेटिक यील्ड बढ़ गया। रेड लाइट जैसे आ गई, फोटोसिंथेटिक यील्ड कम हो जाएगा। तो रेड लाइट पे फोटोसिंथेटिक यील्ड कम हो जाता है, इसी को बोलते हैं बच्चा रेड ड्रॉप। क्या बोलते हैं इसको? रेड ड्रॉप बोलते हैं, इसको रेड ड्रॉप बोलते हैं। और इसी इफेक्ट को जो हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये इफेक्ट का नाम है रेड ड्रॉप इफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चा? रेड ड्रॉप इफेक्ट। अभी तुमसे यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि रेड लाइट देने के बाद
ओनली रेड लाइट देने के बाद उसका फोटोसिंथेटिक यील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज ए रेड ड्रॉप इफेक्ट। यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, मैंने दो केसेस में अलग अलग वेवलेंथ की लाइट हमने दे दिया है। अब हम आते हैं तीसरे वाले केस में, जब दोनों ही वेवलेंथ की लाइट एक ही में दे देंगे। देखो क्या होगा, इफ बोथ नैनोमीटर आर गिवन एट अ सेम टाइम। अगर मैं टाइम सेम है और दोनों नैनोमीटर को दे रहे हो, यानी दोनों नैनोमीटर कितना हुआ बच्चा, लेस देन 680 नैनोमीटर, लेस देन 680 नैनोमीटर प्लस कौन है बच्चा, ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर। अगर दोनों ही नैनोमीटर को तुम एक साथ में दे दोगे, दोनों ही नैनोमीटर को दे दोगे, तो फोटोसिंथेटिक यील्ड क्या हो जाएगा बच्चा, मच इंक्रीज हो जाएगा। फोटोसिंथेटिक यील्ड मच इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों को साथ में देने के बाद फोटोसिंथेटिक यील्ड बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं, इसको क्या नाम से बुलाएंगे बच्चा, इस वाले इफेक्ट को हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। इट इज इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, इस नाम से इसको बुलाते हैं। इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट हमको क्या बताता है, देखो, वे फोटोसिंथेटिक यील्ड इंक्रीजेस, बहुत अच्छे से दिमाग में एकदम अच्छे से बिठा के रखना बच्चा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। फोटोसिंथेटिक यील्ड इंक्रीजेस व्हेन बोथ द टाइप ऑफ लाइट आर गिवन टुगेदर एट अ सेम टाइम। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चा, फोटोसिंथेटिक yield increases when both the type of light given together। अगर हमने दोनों ही लाइट को एक साथ में दे दिया तो फोटोसिंथेटिक यील्ड बढ़ जाता है। दैट इज कॉल्ड एज इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। तो बच्चे याद रखना, रेड ड्रॉप इफेक्ट किसने दिया था, इट इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रॉबर्ट, जिसका नाम है क्या, रॉबर्ट इमर्सन। रॉबर्ट इमर्सन, ठीक है, एक ही साइंटिस्ट है बच्चा, पूरा नाम उनका ही है, रॉबर्ट इमर्सन करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस को बताया। तो रेड ड्रॉप इफेक्ट यानी रेड वेवलेंथ पे उसका फोटोसिंथेटिक यील्ड कम हो जाता है, इस वाले नैनोमीटर पे फोटोसिंथेटिक यील्ड बढ़ गया था, राइट है, थोड़ा सा बढ़ा था। लेकिन जब दोनों को साथ में दे दिया तो फोटोसिंथेटिक यील्ड एकदम बढ़ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या चलना चालू हो गया बच्चा, यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होना स्टार्ट हो गया, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, रेड ड्रॉप इफेक्ट सबको समझ में आ गया। तो अब हमको ये चीज क्लियर हो गया कि सिर्फ रेड लाइट देने के बाद फोटोसिंथेटिक यील्ड डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। कमेंट में आंसर कर दिए सब लोग ने, चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा। ओके, सो इसका नेक्स्ट वाला टॉपिक एक और थोड़ा सा समझते हैं, चलो। तो मैंने तुमको इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट बता दिया। चलो, एक साइंटिस्ट थे बच्चा जिनका नाम था एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था वर्बर्ग, ठीक है, एक अंकल है, वर्बर्ग अंकल ने क्या बताया, तो देखते हैं क्या बताया। तो उन्होंने कुछ बताया, देखो क्या नाम है उनका, वर्बर्ग, इसको बोलते हैं वर्बर्ग्स इफेक्ट। ये अंकल का बोलने का मतलब क्या था कि अगर किसी प्लांट के अंदर हम ऑक्सीजन दे देंगे, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा रहेगा, तो तुमको पता है एक रूबिस्को नाम का एंजाइम था, फुल फॉर्म उसका बताओ, रेबिलोज बेस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो वो जो रूबिस्को था, जब ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या कौन सा फंक्शन चलता है, वो कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीजनेज जैसे। और जब ऑक्सीजनेज जैसे बिहेव करता है तो वहां पे फोटो रेस्पिरेशन चलता है, और फोटो रेस्पिरेशन चलने के बाद वो तो बोलता है मैं वेस्टफुल प्रोसेस हूँ, मैं वेस्टफुल हूँ, जितना तुमने बनाया है मैं उसको भी लॉस कर दूंगा, मैं कुछ बनाऊंगा नहीं। तो इमर्सन अंकल ने क्या बोला कि जब ऑक्सीजन इंक्रीज होता है तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है, फोटोसिंथेटिक यील्ड डिक्रीज हो जाता है। तो इतना ही बताए थे, देखो क्या क्या बताए थे, ठीक है। व्हेन, क्या बोले, व्हेन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, याद रखना, व्हेन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, इन्होंने बताया कि ये जो RUBP है ना, RUBP वो किसके साथ बाइंड कर जाएगा, बाइंड विथ किसके साथ, ऑक्सीजन।
RuBP किसके साथ बाइंड कर जाएगा? ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा। और ये कैसा बिहेव करेगा? बिहेव एज RuBP ऑक्सीजनेज। RuBP ऑक्सीजनेज। बच्चा C3 साइकिल में RuBP कार्बोक्सिलेज था, लेकिन यहां पे कौन आएगा? RuBP ऑक्सीजनेज। तो इसके जैसा बिहेव करेगा, तो ये वर्क क्या कराएगा? कौन सा साइकिल चलाएगा? वर्क कराएगा फोटो रेस्पिरेशन। क्या चलेगा यहाँ पे? फोटो रेस्पिरेशन। और तुमको पता है फोटो रेस्पिरेशन कैसा है बच्चा? एक वेस्टफुल प्रोसेस है, जिससे हमको कोई भी चीज का गेन नहीं होता है। ठीक है, यही बताए थे कौन से? वर्बर्ग। एक्चुअली ये थोड़े से टाइम के बाद बताना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं तुमको पहले बता दिया, एकदम अच्छे से याद रखना। तो इनका फाइनली बताने का मतलब क्या था कि इफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस देन फोटोसिंथेटिक यील्ड जो होता है, यील्ड मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। फोटोसिंथेटिक यील्ड क्या हो जाएगा बच्चा? डिक्रीजेस। तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा के रखना। ठीक है, इसको किसने बताया था? इसको बताए थे वर्बर्ग अंकल ने। ठीक है, चलो यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, सबको समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पेन पेंसिल सब अपने हाथ में रखो, और जो तुमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगे ना, अंडरलाइन करते जाना। अब जो बताने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहां से बनते हैं बच्चा। ठीक है, यहां से बाई चांस बन जाएंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो ओके, ये समझ लो कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसको बहुत सारे फैक्टर हैं जो उसको फेवर करते हैं कि फोटोसिंथेसिस हो अच्छे से, लेकिन कुछ कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं कि उनके कम ज़्यादा होने से फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट पड़ जाता है और फोटोसिंथेसिस अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा या सम टाइम वो स्टॉप भी हो सकता है। राइट? अब कौन से ऐसे फैक्टर हैं? कुछ फैक्टर जो बाहर से इफेक्ट कर जाते हैं और कुछ फैक्टर प्लांट के अंदर खुद रहते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कैसा क्या होना है। राइट है? जैसे हमको डिजीज होता है बच्चा, अगर कोई बाहर से बैक्टीरिया आ गया, कोई पैथोजन से डिजीज हो रहा है, तो मैं बोलूंगा एक्सटर्नल कोई फैक्टर है जिसकी वजह से हो रहा है। लेकिन इंटरनली कुछ ऐसा हो गया कि तुमने इतना ज़्यादा दबा के खा लिया, कुछ खाना, कुछ काम वाम था नहीं, दबा के खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गया, कुछ ऐसा कंडीशन आ गया जिसकी वजह से अब तो तुमने वो खुद से किया है, या तुमको कोई जेनेटिक डिजीज हो गया, तो वो तो सर हमारे इंटरनल है, वो तो बाहर वाले से हुआ नहीं। तो एक इंटरनल फैक्टर है और एक एक्सटर्नल फैक्टर है। तो हम ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसको देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। क्या देखेंगे बच्चा? फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। देखते हैं। अब हम ये स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो याद रखोगे, इसको हम दो अलग अलग टाइप के फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, जस्ट जो मैंने अभी जस्ट बताया। राइट है? एक कौन हो सकता है जो बाहर से अफेक्ट करेगा, एक कौन हो सकता है जो अंदर से अफेक्ट करेगा। तो एक को क्या बोलोगे बच्चा? एक्सटर्नल फैक्टर। एक को क्या बोल दोगे? इट इज अ एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्योंकि एक नहीं है ना बच्चा, एक से ज्यादा है। और एक क्या होता है? इंटरनल फैक्टर। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स, ऐसे दो फैक्टर्स आ जाएंगे। तो अब ये इंटरनल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। एक्सटर्नल फैक्टर में कुछ फैक्टर्स आते हैं जो बाहर से अफेक्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे हम ले सकते हैं फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। चलो ये पहला फैक्टर हो गया, बाहर से आता है ना कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड फैक्टर ले लेते हैं लाइट इंटेंसिटी। सेकेंड फैक्टर हम ले लेते हैं लाइट इंटेंसिटी हो गई। थर्ड फैक्टर हम ले लेते हैं, सपोज करो लाइट इंटेंसिटी हो गई, टेम्परेचर ले सकते हैं, थर्ड फैक्टर हो गया। फोर्थ वाला फैक्टर हम यहाँ पे देखेंगे तो फोर्थ फैक्टर यहाँ पे वाटर हो गया, वाटर की अवेलेबिलिटी, वाटर कितना ज़्यादा अवेलेबल है उसके बारे में। तो 4 डिफरेंट फैक्टर को हमको एकदम डिटेल में पढ़ना है जो बाहर से आके अफेक्ट करने वाले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड वाटर अवेलेबिलिटी। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो प्लांट के इंटरनली प्रेजेंट होते हैं। देखो इंटरनल फैक्टर, तो सर हम इसको बोल सकते हैं प्रेजेंट इंटरनली टू प्लांट
या हम इसको बोल सकते हैं कुछ ऐसे जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, जो उसका जीन डिसाइड करता है कि हाँ कैसे क्या होने वाला है। चलो कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चा, जेनेटिक फैक्टर के और इसके इंटरनल फैक्टर्स के, ठीक है। समझो, जैसे एग्जांपल में पहले चीज कि अगर फॉर एग्जांपल प्लांट में कितना अमाउंट ऑफ लीफ है, अगर सपोज करो ह्यूज अमाउंट ऑफ लीफ रहेगा तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, अगर वही लीफ का अमाउंट कम कर दिया तो फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा, अरे है ना, फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। अगर क्या हुआ कि लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट का अमाउंट ज्यादा कर दिया तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस, अगर सपोज करो लीफ है लेकिन उसमें क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस वैसे नहीं होगा, लीफ का नंबर चाहे जितना भी बड़ा कर दो। यानी ये सब, अच्छा ये सब बाहर से थोड़ी ना आ रहे, ये सब तो प्लांट इंटरनली डिसाइड कर रहा है कि कितना लीफ आना चाहिए, कितना क्लोरोप्लास्ट आना चाहिए, कितना मिजोफिल सेल होना चाहिए, प्लांट में कितने ब्रांचेस होने चाहिए, प्लांट का हाइट कितना होना चाहिए, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है, इंटरनली डिसाइड हो रहा है। तो ये सब कौन से फैक्टर हो जाएंगे, इंटरनल फैक्टर। तो देखो पहला हम क्या बात कर सकते हैं बच्चा, यहाँ पे बात कर सकते हैं नंबर ऑफ लीफ, नंबर ऑफ लीफ ऑन प्लांट, प्लांट के ऊपर कितने लीफ हैं बच्चा। जैसे सेकेंड, नंबर ऑफ मिजोफिल, नंबर ऑफ मिजोफिल सेल इन लीफ, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन लीफ, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट ही कम हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, या मिजोफिल सेल कम हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। सर थर्ड यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ प्लांट, सपोज करो प्लांट में जितना ज़्यादा ब्रांचेस रहेंगे उतना ज़्यादा लीफ आएंगे, जितना ज़्यादा लीफ आएंगे उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ब्रांच ही नहीं रहेगा तो ये सारा उल्टा हो जाएगा। तीसरी चीज़ यहाँ पे सर हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट भी बहुत मैटर करता है, जितनी ज़्यादा हाइट रहेगी उतना ज़्यादा ब्रांचेस आएंगे। तीसरी चीज़ हम नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, सपोज करो एक लीफ यहाँ है, दूसरा लीफ उसके जस्ट नीचे है, तीसरा लीफ उसके जस्ट नीचे है, तो बताया सनलाइट तो सर ऊपर वाले पे आ गया, नीचे वाले पे सनलाइट आया ही नहीं, नीचे वाले पे नहीं आया तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं, तो उसका ओरिएंटेशन कैसा है वो मैटर करता है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे क्या होगा बच्चा, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, नंबर ऑफ ब्रांचेस हो गए, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ हो गया, ठीक है। उसके बाद हो सकता है दैट इज साइज ऑफ लीफ, साइज ऑफ लीफ हो सकता है, उसके बाद हो सकता है एज ऑफ लीफ, एज ऑफ लीफ हो सकता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और वो डिसाइड करते हैं प्लांट को इंटरनली कि कैसा उसका फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, राइट है। तो ये सब कैसे फैक्टर हो गए बच्चा, इंटरनल फैक्टर्स हो जाएंगे। अब आते हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरफ और इसमें से कुछ कंडीशन हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर कैसे काम करते हैं, राइट है। तो हाँ नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, ओके। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। सो अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स स्टार्ट करने से पहले हम कुछ और कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम इस थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। ध्यान से देखना बच्चा, एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट। कार्डिनल पॉइंट क्या होता है, इसको कभी भी हम स्केल के ऊपर मेजर करते हैं, मतलब ये स्केल बताता है कि मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है। तो हम किस पे मेजर करते हैं बच्चा, बाय स्केल। अब सपोज करो कि जो मैंने तुमको एक्सटर्नल फैक्टर्स बताया उसमें से कोई भी एक फैक्टर ले लो बच्चा, टेम्परेचर ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, लाइट ले लो, कुछ भी ले लो, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एनी फैक्टर, ठीक है। एनी फैक्टर अगर तुम कंसीडर कर रहे हो, एनी फैक्टर, तो उसके कुछ तीन अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं। अब ये तीनों कॉन्सेंट्रेशन के बारे में ये बात करता है। तीन कॉन्सेंट्रेशन यानी कैसे, एक सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन होता है मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी चीज़ का एक मिनिमम अमाउंट होगा। दूसरा होगा ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन, ऑप्टिमम मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन, जितना वो होना चाहिए, नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन। तीसरा क्या होता है बच्चा, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, एक होता है मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। तो किसी भी फैक्टर, जैसे मैंने टेम्परेचर की बात कर लिया, तो लेस टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। तो कोई भी चीज़ ये इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत मिनिमम हो गया तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, ऑप्टिमम रहेगा तो अच्छा अमाउंट में फोटोसिंथेसिस होगा, और मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा तो फोटोसिंथेटिक यील्ड वापस से डिक्रीज हो जाएगा, राइट है। तो कोई भी ये पर्टिकुलर पॉइंट्स पे काम करते हैं जिनको बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं बच्चा इसको हम, कार्डिनल पॉइंट्स। आई थिंक सो तुमको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका रहेगा, हर एक पॉइंट एकदम डिटेल में करेंगे बच्चा। लेक्चर के लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट है। तो कहीं भाग के जाने की जरूरत नहीं है, एकदम ध्यान से समझना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कार्डिनल पॉइंट के बाद। एक साइंटिस्ट आए
जिनका नाम था ब्लैकमैन, काला आदमी, है ना। तो वो जो साइंटिस्ट है उन्होंने कुछ बताया, और क्या बताया बच्चा वो चीज़ हम समझते हैं। ये देखो ध्यान से, इनका नाम ही है ब्लैकमैन, क्या ही बोल सकते हैं अब, ठीक है। क्या नाम है बच्चा? ब्लैकमैन। तो इसको बोलते हैं ब्लैकमैन्स लॉ। इन्होंने एक लॉ दिया था, ठीक है, ब्लैकमैन्स लॉ। इन्होंने क्या बोला कि अगर एक प्लांट है, इस प्लांट पे उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, वो फैक्टर जो सबसे लेस कॉन्सेंट्रेशन में होगा वो उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिसाइड करेगा। यहां तक क्लियर हुआ? नहीं समझ में आएगा तो मैं तुमको पहले स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूं, फिर ग्राफ से मैं तुमको समझाता हूं कि बोलना क्या चाहते थे ये, है ना। तो ये देखो, ब्लैकमैन्स लॉ क्या बोलते थे? इफ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, if a physiological process of plant is controlled by more than one factor, if a physiological process is controlled by more than one factor, then the rate of photosynthesis, is depend on the factor which is in मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू या वैल्यू की जगह पे हम कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं। अब सर यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। अब ये फैक्टर्स में आ कौन कौन सकता है? जस्ट मैंने अभी कितना सारा तुमको बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, ये सब अलग अलग तो फैक्टर ही थे, ठीक है। अब उनका बोलने का मतलब क्या है कि उस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को वो डिसाइड करेगा जो सबसे मिनिमम वैल्यू वाला फैक्टर रहेगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? चलो देखते हैं इसके ग्राफ से, इसको हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना ग्राफ के तो हमको समझ में आएगा ही नहीं, अलग तरीके से थोड़ा समझ में आएगा। देखते हैं क्या होता है। अगर मैं एक ऐसा ग्राफ बनाऊं जिसमें मैं एक यहां पे लूं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लियर हो गया? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहां पे मैं क्या ले लेता हूं बच्चा? कुछ इसके फैक्टर्स हो गए, अलग अलग फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स के कुछ ग्राफ आते हैं, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएंगे। देखो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पहले बढ़ रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर ये ऐसा हो जाएगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे ऐसे, फिर बढ़ेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इधर पे ऐसे, फिर एक और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे जाएगा, सपोज ये ऐसे आ गया। मैं अलग अलग फैक्टर्स के लिए बात कर रहा हूँ। अब तुम किसी को भी कैसे भी लिख सकते हो, राइट है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज करो सबसे लोअर वाला कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये वाला सपोज करो लाइट हो गया, ये वाला हो गया टेम्परेचर हो गया, ये वाला क्या हो गया बच्चा? एक और बचा हुआ है, बोलो जल्दी फटाफट बताओ क्या है? एक और है वाटर। क्या है? वाटर है। मैं इतने सारे कॉन्सेंट्रेशन को लिख सकता हूँ, अलग अलग फैक्टर्स हैं। अब क्या हुआ कि अगर मैं वाटर को इंक्रीज कर रहा हूँ, ध्यान से समझना बच्चा, एकदम अच्छे से समझना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वाटर को इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देख रहा हूँ कि सर नहीं इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं लाइट इंक्रीज कर रहा हूँ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं इंक्रीज हो रहा है, उतना ही है, ठीक है। ये सब इंक्रीज कर रहे हो, बट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे तुमने क्या कर दिया बच्चा, जैसे तुमने कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज कर दिया, वैसे तुरंत रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ गया। अब सपोज करो कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज करके तुमने कहां पहुंचा दिया बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज करके तुमने सपोज यहां पहुंचा दिया, ये देखो ये यहां पे आ गया, सपोज करो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, राइट है। इतना तुमने इंक्रीज कर दिया तो फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा? बढ़ गया, राइट है। लेकिन वो भी एक लिमिट तक, बढ़ते देखो एक लिमिट आ गया जहां पे वो एकदम स्टडी स्टेट पे आ गया। अब फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि अब कोई तो उसके नीचे आ चुका है। कौन आ चुका है? लाइट आ चुका है। पहले क्या था बच्चा? पहले कार्बन डाइऑक्साइड सबसे नीचे था, तो बाकी सबको बढ़ा रहे थे तो फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ रहा था, जब तक तुमने किसको नहीं बढ़ाया? कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे तुमने बढ़ा दिया, फोटोसिंथेसिस बढ़ गया। अब कोई तो नीचे आ गया, अब कौन आ गया? लाइट। अब बाकी किसी को भी इंक्रीज करो, फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ने वाला है। जब तुम लाइट को इंक्रीज कर दोगे, फोटोसिंथेसिस फिर बढ़ जाएगा। यानी क्या बोल रहा है? यानी ये बोलने की कोशिश है
कि फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है उस फैक्टर के ऊपर जो सबसे लोएस्ट फैक्टर होता है। इस केस में सबसे लोएस्ट फैक्टर कौन है बच्चा? लोएस्ट फैक्टर कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये है इसका लोएस्ट फैक्टर, और लोएस्ट फैक्टर होने की वजह से ये डिसाइड करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ में आ रहा है? तो इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। क्या बोलेंगे बच्चा इसको? लिमिटिंग। इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। यहां तक समझ में आ गया? इस टाइम पे लिमिटिंग फैक्टर कौन है बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे ही ये ब्लैकमैन ने ये बताया था, जो सबसे लिमिट में रहेगा वही सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस केस में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। यहां तक सबको क्लियर हो गया? चलो अब हम मूव करते हैं और समझते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में। पहला एक्सटर्नल फैक्टर समझने वाले हैं, राइट है? इसको एकदम फटाफट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो हम पहले फैक्टर की तरफ मूव करते हैं। क्या देखने वाले हैं बच्चा? देखने वाले हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, इसमें से फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट हो गया, सपोज करो हम लाइट के बारे में बात करते हैं। कौन से फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं? लाइट के बारे में। तो पहली चीज तो ये बोली जाती है, लाइट रेयरली एज ए लिमिटिंग फैक्टर होता है। ध्यान से समझना, सब लोग अपना पेन बुक सब एकदम साथ में रखोगे, समझ में आ रहा है? साथ साथ में तुम नोट्स बनाते चलोगे। ओके, चलो तो क्या हुआ? लाइट 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 रेयरली कंसीडर एज अ लिमिटिंग फैक्टर। लाइट रेयरली कंसीडर एज ए लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं लाइट के बेसिस पे हम उसको तीन पार्ट में क्लासिफाई करेंगे बच्चा। देखो, लाइट का ड्यूरेशन, लाइट की इंटेंसिटी, और क्या करेंगे? लाइट की क्वालिटी। तीन पार्ट में डिसाइड करेंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट यहां पे देखेंगे। फर्स्ट पार्ट दैट इज लाइट क्वालिटी। देखो, लाइट क्वालिटी पहला। दूसरा हम देखेंगे लाइट इंटेंसिटी, और तीसरी देखेंगे लाइट ड्यूरेशन। तो हम कितने पार्ट में देखने वाले हैं बच्चा? तीन पार्ट में देखने वाले हैं, राइट है? एकदम ध्यान से समझ। एनसीईआरटी ने भी तीन पार्ट में क्लासिफाई करके बताया है। ठीक है, एकदम अच्छे समझो। लाइट क्वालिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो अगर सपोज करो मॉर्निंग में तुम जाओगे, तो अगर तुम्हारा सुबह एकदम सुबह सुबह हो रहा है, सपोज 6-7 बजे, 7-8 बजे तक हो रहा है, तो अगर तुम मॉर्निंग वॉक पे जाओगे तो एकदम अच्छे वाले तुमको लाइट मिलेगी, राइट है? तो वो तुम्हारी क्वालिटेटिव लाइट होती है, क्वालिटी वाली लाइट होती है, जिससे विटामिन डी का फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे स्किन से, राइट है? लेकिन यही अगर तुम्हारा सुबह 12 बजे हो रहा है ना, तो दोपहर में तुम सो के उठ रहे हो, तब तुम्हारा सुबह हो रहा है ना, तो उस टाइम पे वो क्वालिटी वाली लाइट नहीं रहेगी, वो क्वांटिटी वाली रहेगी, है ना? एकदम चुभने वाली लाइट रहेगी बच्चा, जिसमें तुम डिहाइड्रेशन करा के चले जाओगे, है ना? विटामिन डी लेने गए थे उस टाइम पे तो यहाँ पे लाइट क्वालिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो सर ये क्वालिटी मतलब कैसे होती है बच्चा? ये समझो कि यहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस लाइट की कौन सी क्वालिटी, कौन सी टाइप की लाइट हमको सबसे मैक्सिमम इंपॉर्टेंट होती है? तो लाइट क्वालिटी जब कभी भी बात करेंगे तो हम विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ बात करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू किसकी बात करते हैं बच्चा? वेवलेंथ के। वेवलेंथ कैसा होता है? नैनोमीटर में बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो हमारी विजिबल लाइट है, जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट कौन से वेवलेंथ, कौन सा रेडिएशन की लाइट सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्ब होती है? बताओ, फटाफट बताओ, कौन सा वेवलेंथ? पार रेडिएशन। कौन सा रेडिएशन? पार रेडिएशन। और पार का फुल फॉर्म क्या हुआ? यहां से एमसीक्यू बनता है, फटाफट कमेंट में मुझे बताओ पार का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी, और एकदम अच्छे से इसका फुल फॉर्म बताना बच्चा, एकदम क्लियरली। तो ये जो पार रेडिएशन होता है, पार रेडिएशन कितने नैनोमीटर का होता है बच्चा? ये नैनोमीटर होता है तुम्हारा अप्रोक्सीमेट, अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 400 नैनोमीटर से लेके कहां तक होगा? 700 नैनोमीटर तक, 400 से 700 नैनोमीटर तक। यहाँ पे लाइट कौन सी होती है बच्चा? ये लाइट होती है विजिबल लाइट। इसी को हम कौन सी लाइट बोलते हैं? दैट इज विजिबल लाइट। और यहाँ पे कलर कौन कौन से होते हैं? वेबग्योर। कलर कौन से होते हैं बच्चा? वेबग्योर। सबसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इसी पे होता है ना? तुमने लिखा पार का फुल फॉर्म? लिखा नहीं? लिखे रहोगे तो एकदम ध्यान से समझ लेना, भूलना नहीं।
क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं बच्चा, समझ लो। इसको बोलते, अच्छा पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इसका, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म है बच्चा। वो रेडिएशन है ना कि रीजन है, दिमाग खोल के उसके अंदर बिठा के रखो, वो रेडिएशन है ना कि रीजन है। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं। एमसीक्यू में तुमको यहाँ पे उसका ट्रैप है बच्चा, यहीं पे फंसा देगा तुमको, रेडिएशन रीजन में तुम फिर घूमते रहोगे कि हाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ध्यान से समझना, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है, इसको हाईलाइट करके रखोगे। 400 से 700 वेबग्योर की लाइट होती है। अब इसमें से मुझे बताओ कि इतने सारे कलर की लाइट है जिसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है बच्चा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसका होता है बताओ। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस एट कौन से लाइट पे होगा बताओ, एट ब्लू एंड रेड लाइट। कौन से लाइट पे होगा बच्चा, एट ब्लू एंड कौन से लाइट पे, रेड लाइट। देखो कलर भी तुम्हारे लिए इतना एफर्ट ले, क्या बात है बच्चा, ब्लू एंड रेड लाइट पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। और अगर मैं बोलूं मिनिमम फोटोसिंथेसिस तो कहां होगा बताओ फटाफट, मिनिमम फोटोसिंथेसिस एट कहां पे होगा बोलो, ग्रीन लाइट। मैंने पहले भी बताया था कि प्लांट ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां पे होगा बच्चा, इन ग्रीन लाइट, है ना। ये वाला कलर नहीं है तो इसकी वजह से समझ लो बच्चा, मिनिमम फोटोसिंथेसिस तुम्हारा ग्रीन लाइट पे हो जाएगा। दो चीज समझ में आ गया। चलो, तो तुम्हारे क्वालिटी के अंदर तुम इतना चीज समझ लो, तुम्हारे लिए इतना सफिशिएंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। अब आते हैं इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं बच्चा। इंटेंसिटी के लिए एनसीईआरटी क्लियर कट बोलती है, intensity of light is a linear relationship with the rate of photosynthesis। तो intensity of light क्या है, show the linear relation with rate of photosynthesis, लीनियर रिलेशन विद द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस चीज को बॉक्स में डाल के रखोगे, लीनियर रिलेशन, ठीक है, समझ में आ गया। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहां पे शो करता है। अब अगर मैं लाइट इंटेंसिटी की बात करूं, लीनियर रिलेशनशिप मतलब लीनियर रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि लाइट इंटेंसिटी अगर इंक्रीज होगी तो फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बेसिस पे दो टाइप के प्लांट होते हैं, इंटेंसिटी वेरी करती है, तो इसको ना दो टाइप के प्लांट के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, वो समझ लो। यहां पे मैं टू टाइप ऑफ प्लांट को एज ए एग्जाम्पल मान के चलता हूं और मैं इसको डिवाइड करता हूं दो पार्ट में, ठीक है। ये देखो बच्चा, कौन कौन से टाइप के प्लांट हो सकते हैं वो। अच्छा, एक प्लांट है जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं सिजियोफाइटिक प्लांट। क्या हम बोलेंगे बच्चा, इट इज सिजियोफाइटिक प्लांट। एक को बोलते हैं इट इज हेलियोफाइटिक प्लांट। क्या बोलेंगे बच्चा, हेलियोफाइटिक प्लांट। तो ऐसे कितने प्लांट हो गए बच्चा, दो टाइप के, राइट है। सिजियोफाइटिक प्लांट होते क्या हैं, जो शेडी एरियाज में रहते हैं। शेडी एरियाज मतलब कि ऐसे टाइप के प्लांट जहां पे बुरी छांव रहता है, ठीक है। तो ये कौन से प्लांट होते हैं बच्चा, जो शेडी प्लांट होते हैं, छांव रहता है। तो इसको जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम चाहिए, है ना, तो इसको लेस लाइट इंटेंसिटी में काम कर लेता है, लेस लाइट इंटेंसिटी में ही काम कर लेता है। लेकिन हेलियोफाइटिक प्लांट का ये नाम है जिसको बोलते हैं सन प्लांट। क्या नाम बोलते हैं, सन प्लांट। सन प्लांट नाम से तुमको समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस चाहिए। इसको हम किस नाम से बुलाते हैं, सन प्लांट। यहां तक क्लियर हो गया। सन प्लांट यानी क्या हुआ कि इसको मोर लाइट इंटेंसिटी चाहिए, मोर लाइट इंटेंसिटी चाहिए, तब जाके ये काम करेगा। तो समझ में आ गया, हमने दो पार्ट में इसको क्लासिफाई कर लिया लाइट इंटेंसिटी में। एक कौन से प्लांट हो गए बच्चा, सिजियोफाइटिक प्लांट, दूसरे हो गए हेलियोफाइटिक प्लांट, जिसको लेस लाइट चाहिए क्योंकि वो शेडी जो होते हैं, और वो उसको सन प्लांट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ज़्यादा चाहिए होता है। ये आते हैं लाइट ड्यूरेशन के ऊपर। अब तुम मुझे बताओ कि प्लांट को मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन से लाइट की ड्यूरेशन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताओ। अच्छा, अगर तुम यही समझ लो तो प्लांट को ना दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है शॉर्ट डे प्लांट, एक होता है लॉन्ग डे प्लांट, है ना। पूर्वज को पता था कि कौन से सीजन में कौन सी खेती करनी चाहिए,
समझ में आ रहा है ना, कौन सी सीजन में कौन सी खेती। क्यों? क्योंकि दिन छोटा हो रहा है, दिन बड़ा हो रहा है, रात बड़ा हो रहा है, रात छोटी हो रही है, मतलब वो टाइम डिपेंडेंट है। जो हर एक प्लांट है ना वो सीजन डिपेंडेंट है बच्चा। तो उसको जो जिसको कम लाइट चाहिए उसको शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं, जिसको ज़्यादा लाइट चाहिए उसको लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। जो गर्मी के टाइम पे होता है वो लॉन्ग डे प्लांट है ना, और जो शॉर्ट डे प्लांट है वो ठंडी के टाइम पे हो जाएगा, दिन छोटा हो जाता है। तो समझ लेना ये सब किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं, ड्यूरेशन के ऊपर ना, कितने घंटे की लाइट चाहिए। तो नॉर्मल ना 10 to 12 आवर्स की लाइट चाहिए होती है। मैं अगर तुम इसको नॉर्मल इसका अमाउंट बता दूं तो सर प्लांट को 10 to 12 आवर्स की लाइट की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, एक और कंडीशन याद रखो कि लाइट ड्यूरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये याद रखो। ये देखो, लाइट ड्यूरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसको तुम बॉक्स में डाल के रखोगे ये चीज को, ठीक है, एज अ फॉर्मूला याद रखो। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, इसका मतलब ये हो गया कि लाइट ड्यूरेशन इंक्रीज तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, इंक्रीज। और लाइट ड्यूरेशन अगर डिक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा बच्चा, डिक्रीज हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया लीनियर रिलेशनशिप। अच्छा, इसके बारे में कुछ और चीजें मैं तुमको बता, मैंने सबसे पहले ही बताया था कि तुमको कोई भी कंसेप्ट में छोड़ूंगा नहीं। नीट में पूछा जाने वाला हर एक क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा बच्चा, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब मैं तुमको इसी को ग्राफ के फॉर्म में समझाता हूं, क्योंकि ग्राफ के फॉर्म में हमको अच्छा समझ में आ जाता है कि नहीं। चलो अब हम ग्राफ देखते हैं बच्चा। पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर इसी चीज को मैं वापस समझाता हूं। ओके, चलो देखते हैं। ओके, सो लाइट इंटेंसिटी को हम लाइट के बारे में बात कर रहे थे, पहला एक्सटर्नल फैक्टर था ना, हम किसके बारे में बात कर रहे थे बच्चा, लाइट के बारे में ही बात कर रहे हैं, अभी वही कंटिन्यू है। ये देखो, अब इसको हम ग्राफ देखते हैं बच्चा इसका। अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे, क्योंकि ग्राफ से हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने ग्राफ सपोज यहां पे ऐसे प्लॉट कर लिया, राइट है, ये चीजें हैं। यहां पे मैंने ले लिया कुछ फैक्टर्स के बारे में, और यहां पे ले लिया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसी के जगह पे अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे चलता है बच्चा, ये देखो ऐसे कि पहले सबसे स्टार्टिंग में लो लाइट पे क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, कंटिन्यूअसली बढ़ते रहेगा बच्चा, बढ़ते रहेगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसका लिमिट है बच्चा, है ना। पहले तो बढ़ रहा था, बट एक लिमिट है, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा। मैंने तुमको बताया था कार्डिनल पॉइंट एक लिमिट के बाद नहीं होता है। अब अगर उसके बाद बढ़ाने की कोशिश करोगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्या कर देगा, एकदम बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो यहां से कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था, यहां पे अदर फैक्टर लिमिटिंग हो गए, और यहां पे आ गए स्टेशनरी फेज। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चा, यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक, ये सपोज ए वाला पॉइंट हो गया, फिर यहां पे ऐसे कर्व हुआ है, सपोज इसको हम बी वाला पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, और ये देखो ये तुम्हारा स्ट्रेट आ रहा है, इसको मैं सी वाला पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं। तो ये कौन सा पॉइंट है बच्चा, ये है तुम्हारा स्टेशनरी पॉइंट। कैसा पॉइंट है ये, स्टेशनरी पॉइंट, जहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एकदम स्टॉप हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, यहां पे अदर फैक्टर विल बी लिमिटिंग, अदर फैक्टर विल बिकम लिमिटिंग, अदर फैक्टर लिमिटिंग हो जाएंगे। और यहां पे क्या होगा, ये कब होगा, एट लो लाइट इंटेंसिटी। जो लो लाइट इंटेंसिटी पे ये ऐसे काम करेगा। तो अगर मैं बोलूं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं बच्चा, इसको बोल सकता हूं एक्सपोनेंशियल फेज, है ना, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फेज। यहां पे हो जाएगा अदर फैक्टर लिमिटिंग हो गए, और ये कौन सा हो जाएगा बच्चा, इसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट या स्टेशनरी फेज, हम लोग इसको बुला सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, स्टेशनरी फेज पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रहता है बच्चा, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यही उसका सबसे लास्ट पॉइंट है, इसके बाद वो नहीं बढ़ेगा आगे, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं, एग्जांपल ये लो कि जो टोटल सनलाइट हमारे अर्थ पे आता है,
उस टोटल सनलाइट का एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, टोटल सनलाइट के 2 to 10% ही सिर्फ खाली फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, बाकी एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसको अंडरलाइन करके रखना है, एनसीईआरटी का पॉइंट है बच्चे, यहां से परसेंटेज तुमसे पूछा जा सकता है। सो ओनली 2 to 10% ऑफ full sunlight are used for photosynthesis by all plants on earth। अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट है सिर्फ खाली 2 to 10% टोटल सनलाइट को यूज करते हैं, और उतने में ही उनका स्टेशनरी पॉइंट आ जाता है बच्चा, मैक्सिमम वाला। ये आई थिंक से तुमको ग्राफ से एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, राइट है। तो पहले इंक्रीज हो रहा था, फिर अदर फैक्टर जो थे लिमिटिंग आ गए। अदर फैक्टर मतलब क्या, वहां पे हमने देखा था 4 में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे नीचे था, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दो तो कोई ना कोई तो नीचे आ जाएगा, उसको बढ़ा दो तो फिर कोई ना कोई नीचे आ जाएगा। तो जो सबसे लोएस्ट पॉइंट रहेगा उसी के ऊपर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड करेगा। यहां तक क्लियर हो गया। चलो ये हमने ग्राफ से एकदम अच्छे से समझ में आ गया हमको, ठीक है। इसके बाहर लाइट से तुमसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट वाले फैक्टर पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, ओके, सो नेक्स्ट फैक्टर की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जो हमारा सेकेंड फैक्टर है। और सेकेंड फैक्टर कौन सा है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हम देखते हैं, राइट है। अब देखो, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा गया कि विच वन इज द मेजर फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो किसका नाम आ जाएगा बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड का। अपने दिमाग में बिठा के रखना। तो क्या लिखोगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज मेजर या मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजर फैक्टर है फॉर किसके लिए बच्चा, फोटोसिंथेसिस के लिए। समझ में आ रहा है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये चीज को अपने दिमाग में बिठा के रखना एकदम अच्छे से। दूसरा यहाँ पे आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारे एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है, कमेंट में मुझे बताओ। टोटल जितने गैसेज है एटमॉस्फेयर में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू कितना है, बताओ जल्दी फटाफट बताओ। सो एट नाउ या तो करंट कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर इज अबाउट, बोलो जल्दी फटाफट बोलो, लिखने का वेट कर रहे हो। हाँ, कितना है इसका कॉन्सेंट्रेशन, 0.03 to 0.04%। कितना है बच्चा, 0.03 से 0.04%, इतनी ही है सिर्फ खरी कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा 0.03 से 0.04 कर दो, थोड़ा सा बढ़ा दो। हाँ, प्लांट बोलता है चलो ठीक है फोटोसिंथेसिस बढ़ा देते हैं। 0.04 से 0.05 कर दो प्लांट बोलता है ठीक है चलो मैं मैनेज कर लेता हूँ, थोड़ा और बढ़ा देते हैं फोटोसिंथेसिस। लेकिन 0.05 के जब तुम बढ़ाना चालू कर दोगे, प्लांट बोलता है अब तुमको हाथ पकड़ा दिया सीधा कंधे पे बैठ जाओगे। हाँ? नहीं, अब फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा, वो उसका लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा है, जहां पे स्टेशनरी फेज वाला ग्राफ आ जाएगा। तो सिर्फ खाली मैक्सिमम वहां तक बढ़ सकता है। तो नॉर्मल कितना होता है एटमॉस्फेयर में, 0.03 से 0.04%। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज और मुझे ये समझ में आ रहा है कि सपोज जितना डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं बच्चा, इतने सारे जंगल जो काट रहे हैं, अच्छा जंगल काटने के बाद हम बोलते हैं कि सर गैसेस का इम्बैलेंस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू बढ़ेगा, ऑक्सीजन हमको सही से प्रॉपर मिल नहीं पाएगा। बट एक चीज़ इतना याद रखो कि देखो हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ती चली जाती है और प्लांट की भी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाती है। तो अगर प्लांट कट भी जा रहा है ना, तो जितने अमाउंट ऑफ प्लांट रहेंगे उनकी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उनकी और एफिशिएंसी, मतलब वो इवॉल्व होते चले जाएंगे। बट ऐसी बात नहीं कि प्लांट कट ही करते रहो, लेकिन प्लांट में भी इवोल्यूशन होता है, वो जल्दी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है, तो इसके अंदर भी इवोल्यूशन होता है, वो चीज़ समझ लेना। 0.03 से 0.04% तक ये नॉर्मल है। अच्छा तुमको यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में बोला गया है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में तो सर पीपीएम फॉर्म में लिखा हुआ है। किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, पीपीएम। तो एक इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, उसको समझ लो। ये देखो बच्चा, अगर मैं बोलूंगा 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन है ना बच्चा, 1 ppm इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोलीटर। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में बिठा के रखना। तो अगर मुझे इसको ppm में लिखना रहा तो मैं क्या बोलूंगा, 300 ppm
टू 400 ppm, 300 ppm टू 400 ppm, या 300 माइक्रोलीटर, 300 माइक्रोलीटर टू 400 माइक्रोलीटर। मैं इस तरीके से भी इसको लिख सकता हूं बच्चा, ठीक है, 300 और 400 माइक्रोलीटर, ये चीज ऐसे वैल्यू याद रखना, ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में और इस तरीके से। तो करंट एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन कितना है बच्चा, 0.03 से 0.04, जो 300 ppm और 400 ppm तक है। लेकिन अगर मैं इसकी रिक्वायरमेंट की बात करूं तो C4 प्लांट कितना रिक्वायरमेंट करता है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के लिए? C4 प्लांट रिक्वायर्ड कितना कॉन्सेंट्रेशन बच्चा? C4 प्लांट को कितना चाहिए? रिक्वायर्ड 360। C4 प्लांट को कितना चाहिए बच्चा? 360 नैनोमीटर, 360 ppm, 360 ppm कार्बन डाइऑक्साइड टू परफॉर्म मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो कितना चाहिए बच्चा? 350 ppm चाहिए टू परफॉर्म द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। किसके लिए? C4 प्लांट के लिए। लेकिन इसी जगह पे अगर मैं C3 प्लांट की बात करूं, C3 प्लांट रिक्वायर्ड सर 450 ppm। C3 प्लांट को कितना चाहिए? 450 ppm चाहिए, ppm ऑफ क्या? कार्बन डाइऑक्साइड टू परफॉर्म मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। तो समझो कि C3 प्लांट को ज्यादा चाहिए, C4 प्लांट को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड कम चाहिए। कम कार्बन डाइऑक्साइड में भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड प्रोड्यूस करके देता है। तो मैं इन दोनों में से सबसे ज्यादा इवॉल्व किसको बोलूंगा, एडवांस किसको बोलूंगा? C4 को बोलूंगा। तो इसके बेसिस में मैं क्या बोल सकता हूं बच्चा? C3 प्लांट रिक्वायर्ड मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन C4, है ना। एक नोट करके तुम यहां पे मेंशन कर सकते हो याद रखने के लिए कि C3 प्लांट रिक्वायर्ड मोर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन देन किससे? देन C4 प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इससे हमको एक ये पॉइंट क्लियर होता है कि C4 प्लांट आर ट्वाइस मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट। ये चीज अपने दिमाग पे बिठा के रखना। क्या होगा कि C4 प्लांट आर ट्वाइस मोर एफिशिएंट देन किससे? C3 प्लांट। मतलब कि लेस कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद भी उससे ज्यादा फूड बना के देता है। और कितना एफिशिएंट है बच्चा? ये डायरेक्टली क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में देखने के लिए तुमको मिल जाएगा। ट्वाइस मोर एफिशिएंट है, बोलेगा C4 प्लांट इज हाउ मेनी टाइम्स मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट। तो तुमको बोलेगा 2 टाइम्स, तुमको बोलेगा 4 टाइम्स, 8 टाइम, 12 टाइम्स। तो कितना होगा बच्चा? 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट है। ये चीज सबको समझ में आ गया? ट्वाइस मोर एफिशिएंट है किससे? ट्वाइस मोर एफिशिएंट है तुम्हारे C3 प्लांट के कंपेयर में। यहां तक सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है, तो इतना चीज हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा इसको समझने के लिए थोड़े ग्राफ के फॉर्म में आ जाते हैं और एनसीईआरटी में क्या लाइन दिया हुआ है वो समझ लेते हैं बच्चा। ध्यान से समझना, ठीक है। कुछ ग्राफ का व्यू समझ लो, क्योंकि हमको बिना ग्राफ देखे तो एकदम अच्छे से ये चीज क्लियर होने से रहा। ये समझो बच्चा, अगर मैं इसको ग्राफ यहां पे देख रहा हूं, यहां पे क्या ले लेता हूं? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारा तो सेम है, और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। देखो दोनों C3 और C4 दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। चलो, एक ग्राफ मेरा यहां से जा रहा है, ये ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, और ये ऐसे आ गया। दूसरा ग्राफ मेरा यहां से ऐसे आ रहा है। 2 ग्राफ बन गए, राइट है। दोनों का ये स्टेशनरी फेज है बच्चा। ये देखो, ये थोड़ा सा ऐसा बन रहा है, इसको और अच्छे से बना देते हैं। ऐसे हो रहा है, राइट है। अब क्या हो रहा है, मैं इसको कंसिडर कर लेता हूं, ये जो है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा C3 प्लांट, और ये कौन सा हो गया बच्चा? C4 प्लांट। C4 प्लांट। लेकिन दोनों कब काम कर रहे हैं? एट हाई लाइट इंटेंसिटी पे, ठीक है, एट हाई लाइट इंटेंसिटी। हाई लाइट पे काम कर रहे हैं बच्चा। ये भी कहां पे है? एट हाई लाइट पे, हाई लाइट इंटेंसिटी पे काम करते हैं C3 एंड C4 प्लांट। अब इन दोनों को देखते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। अगर मैं इसका थोड़ा सा ये देखूं, ये देखो बच्चा, यहां से बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, एक ऐसा पॉइंट आया जो चेंजिंग वाला पॉइंट है ना, जहां पे अदर फैक्टर विल बी लिमिटिंग हो जाते हैं, मैंने पढ़ाया है पहले से, और बाद में यहाँ पे स्टेशनरी हो जाते हैं। तो मैं सपोज करो, देखो ये यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे लाइन खींचूं,
कुछ यहाँ पे जा रहा है, और इसका फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है बच्चा, ये वाले पॉइंट पे हो रहा है यहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना चाहिए, इसको इतना चाहिए, राइट है, यहाँ से वो चेंज हो रहा है। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये देखो कुछ यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसका अगर मैं लाइन यहाँ पे दूँ और इसको मैं यहाँ से लाके ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ, ये दिख रहा है, ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ पे, और ये ऐसे। तो C3 के लिए ये वाला पॉइंट है, और C4 के लिए यहाँ पे है, राइट है। ये किसके लिए है बच्चा, ये है C3 के लिए, ये किसके लिए है, C4 के लिए। अब बताओ C3 ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करके लेस अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और C4 लेस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करके मोर अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस कर रहा है। यही चीज़ तो मैंने तुमको यहाँ पे लिख के दिखाया है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। लेकिन दोनों ही कैसे काम करते हैं बच्चा, एट हाई लाइट इंटेंसिटी पे डिफरेंट काम करते हैं। यही तुमको NCERT लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, NCERT में एक लाइन मेंशन किया हुआ है, एकदम ध्यान से इस चीज़ को अच्छे से याद करके रखो और नोट डाउन करके रखो। क्या लिखा हुआ है बच्चा, बोथ C3 and C4 plant respond differently to different light condition, different carbon dioxide concentration। तो क्या होगा, both C3 and C4 plant respond differently at different कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, डिफरेंट कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन पे डिफरेंटली काम करते हैं C3 एंड C4 दोनों। ये पहला इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज को अपने दिमाग पे बिठा के रखो। और दूसरी एक लाइन यहाँ पे लिखेगा, एट ए लो लाइट इंटेंसिटी, मैंने तो क्या बोला, हाई लाइट पे ना, एट लो लाइट इंटेंसिटी पे कोई ना तो C3 ना तो C4 कोई भी काम नहीं करते। समझ में आ रहा है, लो लाइट इंटेंसिटी पे कोई भी प्लांट तुम्हारे काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, एट लो लाइट इंटेंसिटी both C3 and C4 are not responded। लो लाइट इंटेंसिटी पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। इसके बाहर से तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलो इतना तुमने समझ लिया, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा। ये तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो गया। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला कौन सा है बच्चा, थर्ड अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं टेम्परेचर, और उसके बाद हम कौन सा कंडीशन देखेंगे बच्चा, फोर्थ यहाँ पे हमारे लिए रहेगा, दैट इज वाटर। दो ही बचा हुआ है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, राइट है। चलो टेम्परेचर कैसा होगा, एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में वो समझ लेते हैं। ये देखो बच्चा, टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। टेम्परेचर, अगर किसी लोहे की कुर्सी पे बैठे हो और उसी पे अगर मैंने नीचे से आग लगा दिया, लोहे की कुर्सी गर्म हो जाएगी और तुरंत हाइपर एक्टिवेट हो जाओगे और भाग जाओगे वहाँ से, है ना। अगर उसी कुर्सी पे गद्दे वद्दे का कुछ बना हुआ है, एकदम आराम से बैठे हो, बस खाली कुर्सी गर्म कर दो बच्चा, तुम वहाँ से भाग जाओगे। यानी क्या हुआ कि टेम्परेचर किसी की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अच्छा, ये चीज़ समझते हैं, टेम्परेचर जो एंजाइम्स होते हैं बच्चा, एंजाइम इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा होते हैं। कैसे, पहले वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या होगा बच्चा, एंजाइम्स आर मोर टेम्परेचर सेंसिटिव। चलो यहाँ से ही हमको एक क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, उसका आंसर मुझे बता देना। हमको फीवर क्यों होता है बताओ, जब कोई बैक्टीरिया कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो हमको फीवर क्यों होता है। हम डायरेक्टली मेडिसिन खा लेना, मेडिसिन खा के हमको ठीक हो जाएगा, लेकिन फीवर हो रहा है बच्चा और बहुत ज़्यादा, या तो किसी कभी भी वैक्सीनेशन करवा लो तो भी हमको फीवर हो जाता है। तो फीवर होता ही क्यों है, वो मेरा क्वेश्चन है, उसका मुझे आंसर बताना। यहाँ से लिंक है बच्चा, बोलो 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 जल्दी बताओ, फीवर क्यों होता है। आंसर कमेंट में मुझे कर देना, राइट है, इसका बिना मेरे आंसर को सुने हुए, ठीक है। देखते हैं कितने लोग का राइट होता है। तो फीवर होता क्यों है, पहले वो समझ लो। तो जैसे कोई भी बैक्टीरिया कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर दिया, राइट है, तो वो क्या है बच्चा, बैक्टीरिया है, उसके अंदर भी कुछ एंजाइम्स हैं जो काम करते हैं। अब मैंने एक स्टेटमेंट पहले पढ़ा था कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, है ना। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, मतलब जितने भी एंजाइम वो प्रोटीन से बने हुए, बट जरूरी नहीं कि सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम ही बन जाएंगे, प्रोटीन और भी कुछ काम कर सकते हैं। ओके, ये जो प्रोटीन होते हैं इनका नेचर है थर्मोफिलिक,
तो याद रखना कि ये जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स किसके बने हुए हैं बच्चा? ये एंजाइम्स बनते हैं प्रोटीन के। किसके बनते हैं? प्रोटीन के। और प्रोटीन का नेचर है कि ये होता है थर्मोफिलिक। थर्मोफिलिक, थर्मोफिलिक का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर लविंग नेचर का होता है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसका नेचर ये है, तो प्रोटीन तुरंत टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब एंजाइम तुरंत टेम्परेचर एब्जॉर्ब करते करते जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना हाइपर एक्टिवेट होते जाएगा, हाइपर एक्टिवेट होते जाएगा। और जिस सिचुएशन में तुम जितना ज़्यादा एक्टिवेट, जितना ज़्यादा हाइपर हो जाओगे, उस सिचुएशन में उतनी जल्दी मारे जाओगे। समझ में आ रहा है? इसलिए हर कंडीशन पे अरे हाँ मैं ही सब काम करूँगा, ऐसा नहीं है। दिमाग से काम लो, थोड़ा शांत रहो, हर सिचुएशन को बहुत स्मार्टली हैंडल कर सकते हो। किसी पे भी वो एकदम गधा मजूरी वाला एकदम नहीं नहीं आज काम ही कर दूंगा इसका, वो वाला काम नहीं करना। समझ में आ रहा है? तो हर सिचुएशन को एकदम सही से हैंडल कर सकते हो। तो याद रखना है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, एंजाइम पागल हो जाता है। और जैसे एंजाइम पागल हो जाता है तो अब हमारे WBC है, हमारे यहाँ का इम्यून सिस्टम है, फटाफट उसको किल करने के लिए चालू कर जाता है। और जितने ज़्यादा हाइपर एक्टिवेट हैं उतनी जल्दी मारे जाएंगे। क्लियर हो गया? इसकी वजह से हमारे बॉडी का फीडबैक मैकेनिज्म है। क्यों बुखार आ जाता है? बुखार आना यानी टेम्परेचर बढ़ा देना, बॉडी खुद से बढ़ा देता है ताकि ये हाइपर एक्टिवेट हो जाए और उसको WBC या हमारा इम्यून सिस्टम का कोई भी सेल उसको मार के खत्म कर दे। इसकी वजह से बुखार आता है। समझ में आना यहाँ तक? क्लियर हो गया? चलो अब हम इसकी तरफ थोड़ा और मूव कर जाते हैं बच्चा। तो टेम्परेचर यहाँ से क्या हुआ? प्रोटीन और कैसे है बच्चा? ये थर्मोफिलिक नेचर का होता है। एंजाइम जो होते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पे एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबसे? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चा। आगे यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर जो होता है वो कैसा रहेगा बच्चा कि अगर थोड़ा सा स्लाइटली तुम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे, स्लाइटली इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ जाता है। ठीक है, इफ स्लाइटली इंक्रीज द टेम्परेचर, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बट एट वेरी हाई टेम्परेचर, तुम स्लाइटली की बात कर रहे हो ना, बट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो, बट एट वेरी हाई टेम्परेचर क्या होगा बच्चा? बट एट ए वेरी हाई टेम्परेचर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होते चले जाएगा एंड अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बच्चा? अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा एक टाइम के बाद और अल्टीमेटली एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, अब इसने में मुझे बताओ कि C4 प्लांट और C3 प्लांट, अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो किसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है? बताओ फटाफट। C3 प्लांट और C4 प्लांट में अगर कंपेयर करूं किसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है? बोलो 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 बच्चा। C4 प्लांट मोर एडवांस था बच्चा, यही तो है ज़ेरोफाइटिक एडेप्टेशन। ज़ेरोफाइटिक एडेप्टेशन शो करता है ना? ज़ेरोफाइटिक एडेप्टेशन, ज़ेरोफाइटिक का मतलब ये है कि डेजर्ट कंडीशन में तो इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए हाई टेम्परेचर। ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? हाई टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पे तो एक्टिविटी नहीं हो पाएगा। और C3 प्लांट कम टेम्परेचर पे काम करता है, तो ये कैसे काम करता है? लो टेम्परेचर पे काम करता है। तो C3 और C4 प्लांट अलग अलग टेम्परेचर पे अपने आप को वेरी कर लेते हैं, राइट है? लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है ना, तो प्लांट ही मर जाएगा, क्योंकि वहाँ से वाटर ज़्यादा लॉस हो जाएगा और वाटर लॉस होने की वजह, डिहाइड्रेशन होने की वजह से वैसे मर जाएगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर होने पे स्टोमेटा को बंद कर देता है। कौन? प्लांट खुद बंद कर देता है। तो याद रखना, एट वेरी हाई टेम्परेचर या तो एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, क्या है यार, एट हाई टेम्परेचर स्टोमेटा क्या हो जाएगा? स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पे स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। और स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, उस सारे इफेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वाटर वाले में। ठीक है, तो एक बार इसको फटाफट क्या करो बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें टेम्परेचर में इतना ही तुमको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो रफ कर दूं। ओके, सो अब आते हैं वाटर की तरफ। वाटर तुम्हारा लास्ट लिमिटिंग फैक्टर है, उसके बाद हम करेंगे MCQs, है ना, जैसे तुमको बोला गया था। चलो देखते हैं यहाँ पे वाटर, क्या बोलेंगे इसको हम? वाटर। बच्चा एकमात्र ऐसा इनडायरेक्ट फैक्टर है,
एकमात्र ऐसा इनडायरेक्ट फैक्टर है पूरे जितने भी तुमने पढ़ा है, डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, इनडायरेक्टली आके प्लांट को इफेक्ट करता है। इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है वो मैं तुमको अभी समझाता हूं, पहले यहां पे समझ लो बच्चा। इट इज रेयरली एज अ लिमिटिंग फैक्टर, बहुत रेयर है कि एज अ लिमिटिंग फैक्टर जैसे काम करता है। तो याद रखो, इट इज रेयरली बिहेव एज अ लिमिटिंग फैक्टर, इट इज रेयरली बिहेव एज अ लिमिटिंग फैक्टर। सेकेंड चीज यहां पे याद रखो कि इट इज अ रेयरली बिहेव एज ए लिमिटिंग फैक्टर, इट इज ओनली इनडायरेक्ट फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये चीज को अपने दिमाग में बिठा के रखना, ये नोट करके लिख लो बच्चा। इट इज अ ओनली इनडायरेक्ट फैक्टर विच अफेक्ट the rate of photosynthesis, the rate of photosynthesis। ठीक है, सो ये अंडरलाइन करके रखो, ओनली इनडायरेक्ट फैक्टर है, बाकी कोई नहीं। सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैक्टर का मतलब क्या होता है वो मैं तुमको बताता हूं, बट इतना चीज याद रखो, ओनली 1% ऑफ वाटर इज यूज, जितना भी प्लांट एब्जॉर्ब करता है पानी को, उसका सिर्फ 1% अपने लिए फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करता है। कितना बच्चा? only 1% of water absorbed by plant is used for photosynthesis या used for itself, बाकी सबको लॉस कर दे। 99% वाटर जो भी इतना मेहनत करके एब्जॉर्ब करता है उन सबको लॉस कर देता है बच्चा, सिर्फ 1% को वो एब्जॉर्ब करके रखता है। यहां तक क्लियर हो गया? चलो अब देखते हैं इनडायरेक्ट फैक्टर कैसा होता है। जैसे मैं यहां पे एक प्लांट कंसीडर कर लेता हूं बच्चा, ये देखो, जैसे हमने यहां पे एक प्लांट कंसीडर कर लिया है और ये प्लांट पे यहां पे सपोज कुछ लीफ हो गए, राइट है, बहुत अतरंगी लीफ बन रहा है, ये हो गए कुछ लीफ, ये लीफ हो गए, और यहां हो गए इसके कुछ रूट, कुछ क्या रूट तो होते ही हैं, है ना, ये हो गए इसके रूट हेयर्स, बहुत मामूली सी बात है। ओके, अब क्या करेंगे बच्चा, ये इसके साइड में पूरे वाटर कौन रहेगा यहाँ पे? सॉइल, और सॉइल के अंदर ही कौन रहते हैं? वाटर। यहाँ पे हमने मान लिया, सपोज ये मैं रेड से बना रहा हूँ, लाल पानी है ना, जो होता नहीं है लेकिन फिर भी हम एज्यूम करते हैं कि ये रेड है यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे वाटर है बच्चा। अब ये वाटर क्या करेगा? वाटर यहाँ से जाने वाला है, अगर वाटर को कौन एब्जॉर्ब करेगा? पहले रूट हेयर, रूट हेयर से एब्जॉर्ब होते 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 कहाँ से? स्टेम पे के पास गया, स्टेम के पास जाने के बाद यहाँ पे सपोज लीफ के पास गया, और लीफ के पास जाने के बाद अगर लीफ के पास वाटर रहेगा तो लीफ अपने आप को एक्सपैंड करेगा, सरफेस एरिया बढ़ा रहेगा, सनलाइट आएगा, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करेगा। सारा काम कब होगा? जब यहाँ से वाटर जाएगा, है ना, जब यहाँ से वाटर जाएगा। अच्छा, यहीं पे होते हैं स्टोमेटा, कौन होते हैं बच्चा यहाँ पे? स्टोमेटा, भूलना नहीं, यहाँ पे होते हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा के अंदर से गैसेस एक्सचेंज होता है, और जब स्टोमेटा ओपन होगा तो यहाँ पे सनलाइट आएगा, सनलाइट आते रहता है, यहाँ पे सनलाइट रहता ही है, स्टोमेटा ओपन होगा तो यहाँ से गैसेस एक्सचेंज तो होते ही हैं, उल्टा यहाँ से वाटर भी लॉस होता है बच्चा। इसके अंदर से क्या लॉस होता है? वाटर भी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर के फॉर्म में, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब समझो, सपोज जस्ट इमेजिन करो एक डेजर्ट एरिया है, और उस डेजर्ट एरिया में टेम्परेचर अच्छा खासा रहेगा बच्चा, और वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन इसको सांस तो लेना ही है ना, फोटोसिंथेसिस करना है, खाना बनाना है, और खाना तब बनेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तब आएगा जब स्टोमेटा ओपन रहेगा। बाहर से क्या आते हैं बच्चा? बाहर से आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर से कौन आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और कब आएंगे? जब स्टोमेटा ओपन रहेगा। और सपोज खाने के लिए अगर उसने डेजर्ट एरिया में रहने वाला प्लांट अपने स्टोमेटा को ओपन कर लिया खाने के लिए, तो इतना हाई टेम्परेचर होने के बाद अंदर का जितना वाटर, पहली बात तो बेचारे को खुद पानी नहीं मिल रहा था, ऊपर यहाँ से वाटर लॉस हो गया, तो खाना तो छोड़ो, वो तो डिहाइड्रेशन से मर जाएगा, है ना। तो तुमने स्टोमेटा ओपन किया तो उसको जिंदा रखने के लिए, उसको मारने के लिए, तो इसकी वजह से वो अपने स्टोमेटा को ओपन दिन के टाइम पे नहीं करेगा, है ना, ये ऐसा होता है। लेकिन फिर भी सांस तो लेना ही पड़ेगा, कुछ थोड़ा तो ओपन करे, पार्शियली क्लोज करेगा भले से, थोड़ा तो ओपन करे, फिर भी वहां से वाटर लॉस हो रहा है बच्चे। जब यहाँ से पानी नहीं जाएगा ना, अगर अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो गया, अगर अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो गया, वाटर नहीं जा रहा है, तो फिर भी यहाँ से वाटर लॉस हो रहा है,
और होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि बच्चा ये पानी को बचाने के लिए लीफ अपने आप को कर्ल कर लेगा, वेल्टिंग ऑफ लीफ बोलते हैं, वो कर लेगा, और अगर उससे भी काम नहीं हुआ तो लीफ को नीचे गिरा देगा, अपने पानी को बचाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो देखो ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, इसलिए बोलते हैं देखो डायरेक्टली आके इफेक्ट नहीं किया, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट आ रहा था, लाइट डायरेक्ट आ रहा था, है ना, टेम्परेचर डायरेक्ट आ रहा है, बट इसके ना जाने की वजह से इफेक्ट हो जाता है। बाकी सबके तो जाने की वजह से हो रहा था, इसके ना जाने की वजह से, इसलिए बोलते हैं इसको इनडायरेक्ट फैक्टर। समझ में आया इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं? ठीक है, ये सुनो, ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस वाले कंडीशन पे क्या होगा, कुछ फैक्टर्स। पहला, ये देखो बच्चा, यहां से सबसे फर्स्ट अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, ठीक है, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज। वाटर स्ट्रेस में स्टोमेटा क्लोज होएगा पानी को बचाने के लिए। जब अगर स्टोमेटा क्लोज हो गया तो क्या होगा यहां पे बच्चा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन तो बंद हो गया, बट गैसेस भी तो नहीं आ रहे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रहा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो यहां पे स्टोमेटा क्लोज हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ तो इसका फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये देखो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के ऊपर इफेक्ट किया कि नहीं, है ना। तो अगर ये स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से हुआ। सेकेंड, अगर लीफ को कर्ल कर लिया बच्चा, यानी कर्लिंग ऑफ लीफ हो गया, अगर कर्लिंग ऑफ लीफ हो गया तो कर्लिंग ऑफ लीफ होने की वजह से क्या हुआ, उसका सरफेस एरिया कम कर दिया। पहले इतना फोटोसिंथेसिस कर रहा था, इतना बड़ा सरफेस एरिया, लेकिन अभी अगर कर्ल हो गया, कर्ल हो गया यानी लीफ कैसा हो गया बच्चा, ये देखो यहाँ पे ऐसे कुछ लीफ अपने आप को ऐसे घुमा लिया, ऐसे कर्ल कर लिया, तो यहाँ पे कर्लिंग ऑफ लीफ होने की वजह से इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चा, डिक्रीज। और जैसे सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, अब फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये देखो दूसरा डायरेक्टली यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। अगर कर्लिंग ऑफ लीफ से भी काम नहीं हो पाया तो तीसरा केस क्या कर सकता है बच्चा, लीफ को ही फॉल कर देगा, तब तो फोटोसिंथेसिस एकदम बंद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे हो जाएगा फॉलिंग ऑफ लीफ। तीसरा कंडीशन भी हो सकता है फॉलिंग ऑफ लीफ, तो यहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस तो स्टॉप ही हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो आई थिंक सो हमने वाटर स्ट्रेस के बारे में जितनी भी कंडीशन हो सकती थी वो सारे कंडीशन को मैंने तुमको एकदम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाहर से तुमसे ये एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर्स यहाँ तक ही पूछे जाएंगे, इसके अंदर से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम मूव करते हैं थोड़े एमसीक्यू की तरफ। इस पूरे चैप्टर के एमसीक्यू हम लोग एक बार में कंसिडर कर लेंगे, राइट है। चलो आई थिंक सो आज का लेक्चर तुमको एकदम अच्छे से समझ में आया है। इसका नेक्स्ट वाला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो इससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा। और डेफिनेटली बोलता हूँ तुम्हारे बोर्ड के लिए, नीट के लिए डायरेक्ट एमसीक्यू वहाँ से बनेगा बच्चा, ठीक है। फुल टॉपिक कवर करेंगे, बस खाली ये वीडियो का लेंथ आई थिंक सो थोड़ा थोड़ा लेंथी हो रहा है, समझ में आ रहा है, बट तुम्हारे कॉन्सेप्ट में कोई भी कमी नहीं की जाएगी, फुल नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। चलो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ओके चलो बाय, थैंक यू।